दोस्तों स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में अर्थात इस वीडियो में जो है वह क्लास 10 का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया इंटरनेट पर जो मॉडल सेट जारी किया गया है, मॉडल पेपर, उसका मैथ का सेट 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे, अर्थात उसको पूर्ण रूपेण कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ तो होगा, ऐसा है नहीं कि हम अन्य सब्जेक्ट की तरह मैथ जो है वह याद कर ले, तो हर हाल में इसको सॉल्व करके ही बनाना है। कारण थोड़ा सा भी गलती जो है वह हमें 1 नंबर का नुकसान पहुंचा सकता है, और इसमें कहीं नंबर यदि गलत हो गया तो नंबर गायब हो गया। तो इसको देखते हुए जो है हम सेट 1 को पूर्ण रूपेण हल करने के बाद जो है ऑप्शन वाइज इसको हल करेंगे, या नहीं कि देख करके ऑप्शन मारेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, या निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या, या हम कह सकते हैं कि यदि इसमें से इसको थोड़ा घुमा करके लेवल बढ़ा दिया है कि कौन सी जो है वह भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ से ऑप्शन से तो साफ स्पष्ट है कि मतलब भाज्य संख्या यदि कहे तो वैसी संख्या जिसमें स्वयं एवं 1 के अलावे किसी अन्य दूसरी संख्या से भाग लग जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो इससे तो साफ स्पष्ट है, इसमें कलम कॉपी की कहीं कोई ज़रूरत भी नहीं होगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, तो 4 जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। दूसरा कहता पाई है एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ध्यान रखना क्या कि पाई कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब केवल हम पाई ही नहीं हल करेंगे, अब इस मतलब सेट में हो सकता है कि पाई केवल दे दिया, हो सकता है कि कुछ मतलब दूसरा दे दे, 2 पाई दे दे, 5 पाई दे दे, 5 पाई बाय 3 दे दे, मतलब कुछ भी देंगे। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि पाई के साथ जो कुछ है, अर्थात एक यह कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल, मतलब जोड़, घटाव, गुणनफल एवं भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो चूंकि पाई अभी तो ऑप्शन के अनुसार अभी एक ही क्वेश्चन हल करके पाई एक अपरिमेय संख्या बोलकर निकल जाते, लेकिन इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा 2 पाई कह देगा। 2 पाई कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होगा, इसलिए 2 पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई बटा 2 कह दे ऐसे करके, तब भी कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। इसके बाद 5 प्लस पाई दे दे, तब भी कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। 7 माइनस पाई दे दे, तब भी कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से परिमेय और अपरिमेय जो है, पाई वाला जितना भी परिमेय और अपरिमेय था यह खत्म हो गया है। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो बताए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाता है, और जो नहीं लिखा जा सके वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। हम शॉर्ट में परिभाषा पढ़ लिए थे। अब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है हम उस ऑप्शन के आधार पर देखें तो पहला क्या दिया हुआ, ए नंबर में ऑप्शन कि √3/12। अब यहाँ से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, रूट अंदर 1/4, वर्गमूल निकल जाएगा 1/2। यह कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यह कौन सी संख्या, तो परिमेय संख्या। तो पहला तो ऑप्शन हुआ नहीं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन बी नंबर में क्या है, रूट अंदर 2/10, काट देंगे 2 एकम 2, 2 5 10, तो 1/√5। 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो कितना आसान तो था, हम केवल क्या किए, देख लेंगे कि किसका जो है वो वर्गमूल निकल रहा है, किसका नहीं निकल रहा है। जिसका निकल जाएगा परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकलेगा वह कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पर क्या कहता है कि 2 संख्याओं के लॉसो तथा मोसो बराबर। अब स्वाभाविक बात है कि 2 संख्या का लॉसो और मोसो बराबर कब होगा, जब ये दोनों संख्या आपस में बराबर होंगे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 10 के निकालेंगे तो 10 और 10 ही ले लेते हैं, तो इसका लॉसो भी कितना आएगा, लॉसो मतलब एलसीएम कितना आएगा, 10। एचसीएफ भी कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। अर्थात एलसीएम एचसीएफ कब बराबर होंगे, जब दोनों संख्या आपस में बराबर हो, तब जाकर एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर होते हैं। यदि दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं हो तो एलसीएम और एचसीएफ बराबर नहीं होते हैं। आगे हम
पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, और पांचवा क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी तक जितना भी, एक तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, वो हर हाल में पूछा जाता है, और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन भी हर हाल में पूछा जाता है। और यह पांचवा क्वेश्चन क्या, 0.23 पर रेकरिंग, 0.23 कहते हैं, 2 पर रेकरिंग है, यह क्वेश्चन दिया गया है 0.29 पर रेकरिंग। तब इसके बाद ये इसमें 4 ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो हम इसमें हल करने के लिए बताए थे, यह हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो है हम यहाँ रेकरिंग उड़ाएंगे, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन यानी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से है, और फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो जो है वो हम बना दिए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से आप लोग इसे देखकर और अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ से अब चूंकि क्वेश्चन में है तो इसको हल करना ही पड़ेगा, और ये क्वेश्चन नंबर जो है यह 5 है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 0.29 पर रेकरिंग। तो बस इतना ध्यान रखना है, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना हम बटा में क्या कर देंगे, 9 डाल देंगे, यानी 29/99 वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना समझना कि जितना अंक पर रेकरिंग है उतना हम, जैसे 0.3 पर रेकरिंग, बस कुछ नहीं 3/9 कर देंगे, 3 कम 3, 3 3 9 कटने वाला था इसीलिए काट दिए, 1/3 आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा, 0.25 पर रेकरिंग दे देगा, यह भी हम पढ़ लेते हैं, चूंकि यह जटिल क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 25 तो पहले लिख देंगे, कितने अंक पर रेकरिंग, 2 पर रेकरिंग नहीं है, घटा देंगे। इसके बाद कितने अंक पर रेकरिंग है, 5 पर रेकरिंग है, तो 1 9, कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो एक अंक सिर्फ 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो 25 में से 2 घट जाएगा, 23/90, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में जो है नहीं घुमाएगा, बहुत मतलब किया जाएगा तो 0.25, या अंक मैथ में क्या होता है कि सिर्फ क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ अंक चेंज कर देता है। तो बस हो सकता है अंक चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। तो 5 नंबर तक तो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री। छठा क्वेश्चन 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम यहाँ से चाहे तो हम sin 60 डिग्री का मान रख करके घटा लेंगे, या 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर में cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान हम लोग भली भांति समझते हैं, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। मान से स्पेशल वीडियो भी बना दिए हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ से अब मान सारणी भी आप लोग देख सकते हैं, कहीं याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगा। अब cos 60 डिग्री का मान कितना, 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और यही जो 1/4 होगा उसी के द्वारा, उसी के साथ जो है वो हमारा आंसर चला जाएगा। और इस तरीका से हम जो है ये छठे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अभी 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, यह सब क्वेश्चन एक त्रिकोणमिति छोड़कर यदि उस वीडियो देखने के बाद कहीं सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप जो है वह खुद ब खुद बन जाएगा। अभी का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या शांत है, तो शांत के लिए हम पढ़े थे कि वैसी संख्या जिसमें हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी वैसी परिमेय संख्या जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो, या हो सकता है केवल 2 भी आए, केवल 5 भी आए, या 2 5 दोनों आए, तब तो वह भाज्य संख्या हो, मतलब भाज्य संख्या कहते शांत हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत हो जाएगा। यदि इस तरीका से नहीं आया, 2 5 के अलावा कुछ भी आ गया, तब वह कौन सी संख्या हो जाएगा, अशांत। अशांत, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम बारी बारी से ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 7/40। पहला ऑप्शन देखते हैं, ए नंबर क्या है, 7/40। हाँ, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, यदि कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तब उसको हम वैसे छोड़ देंगे। 7/40 है, 5/21 है, हम बारी बारी से देखेंगे। सी नंबर जो ऑप्शन है वह 23/196 है, 23/196। और डी नंबर जो ऑप्शन है वह 31/121 है, 31/121 है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है। और हम पढ़ लिए हैं वैसी परिमेय संख्या जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो, तो
उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा वह शांत नहीं होगा। अब यहाँ से देखते हैं तो 3 7 21 3 7 आ रहा है, नहीं होगा, इसका अशांत हो जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं 11 11 एक ऐसा से 11 11 आ रहा है, ये अशांत है। इसको चेक कर लेते हैं तो 8 के 2 से मतलब 40 है, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40। तो यही इसका क्या दशमलव प्रसार शांत है। क्यों शांत है, यहाँ से क्लियर हो गया। 7/40, हर 40 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 2 पावर 3 गुना 5 है, सिर्फ और सिर्फ 2 5 आ रहा है, इसीलिए इसका इस संख्या का दशमलव प्रसार जो है वह शांत है, अर्थात हमारा ऑप्शन जो है वह ए के साथ चला जाएगा। आंसर का जो ऑप्शन होगा वह ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन जो है 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। और 8वें नंबर का क्वेश्चन भी वही कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन क्या बदल दिया है कि किसका दशमलव प्रसार जो है वह अशांत है। दोनों क्वेश्चन एक ही है। जिसको 7 नंबर समझ में आ गया वो तो 8 नंबर खुद ब खुद अपने से बना सकते हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है कि 5/8 पहला जो ऑप्शन है, या 5/8 है, तो 8 में 2 3 हो जाएगा, 2 पावर 3, तो यह तो होगा नहीं। बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, 6/15 6 जो है वह 15। कहता है कि किसका दशमलव प्रसार जो है यह अशांत है, तो 6/15। अब यहाँ हम फंस जाएंगे, यहाँ हम इसीलिए बोले फंस जाएंगे कि यदि अभी हम यहाँ इसको डायरेक्ट 15 3 5 15 देखें तब तो यह अशांत हो जाएगा। लेकिन पहले क्या बताए थे, कटने वाला 2 से नहीं 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 5 15। आगे आप कितना 2/5 और सिर्फ 5 है, तब कौन सी संख्या शांत, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2/5 आ रहा है। यहाँ से यदि डायरेक्ट देखें 15, अभी बता दिए थे, यदि हम डायरेक्ट 15 देखेंगे तब तो 3 5 15 अशांत हो जाएगा। लेकिन पहले ऊपर में 6 जो है वह लिखा हुआ है, इसको हम काटेंगे तब क्या आ जाएगा, बटा में 5 आ जाएगा, और 5 कौन सी संख्या हो जाएगा, तब ये इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब 19/512 देखते हैं, सी नंबर 19/512, और इसका भी हम जब 512 के लघुत्तम तोड़ेंगे तो उसके बाद डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन क्या है, 31/343, 31/343। तो अभी हम समझाने के लिए बोले हैं कि इतना बारी बारी से हम समझाने के लिए कह रहे हैं कि ताकि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है किसी विद्यार्थी को या नहीं बना हो, तो चूंकि हमें सभी विद्यार्थी को लेकर एक साथ चलना है, इसीलिए समझा रहे थे। नहीं तो हमें पता है कि 343 में केवल 7 आ रहा है, इसीलिए ये अशांत संख्या हो जाता, अशांत इसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो जाता, और हम केवल इस ऑप्शन को लेकर चले जाते। लेकिन हमें सभी को फिर से एक बार याद दिलाना था कि यह कैसे होगा, और यह चूंकि एग्जाम का लास्ट समय है, इसीलिए रिवाइज भी महत्वपूर्ण जरूरी है, इसीलिए ऐसे किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो है वह बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वह हो गया। अब 9 देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। कहता है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है, 5 का घातांक। 400 का अभाज्य गुणनखंड कह रहा, तो 400 का अभाज्य गुणनखंड हम तोड़े, 2 से लगाएंगे 200, 2 से लगाएंगे 100, 2 से लगाएंगे 50, उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 25 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200 दूनी 400। तो 2 का पावर कितना 4, 5 का पावर कितना 2, और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 5 का घातांक, अर्थात 5 का घात बोले तो पावर, घात बोलेगा तब पावर। 5 का पावर कितना है 2, तो हमारा ऑप्शन जो है वह 2 होगा, यानी 2 आंसर होगा। अब ऑप्शन वह किसके साथ चला जाएगा वो आप खुद ब खुद देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। तो कैसे निकाले, हो सकता है कह देगा 2 का घातांक, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है, कह देगा कि 2 का घातांक अर्थात 2 का पावर क्या है, तब 2 का पावर 4 हो जाता है। लेकिन अभी ऑप्शन में जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, वह कह रहा है 5 का घातांक अर्थात 5 का पावर, तो 5 का पावर 2 होगा, और आंसर जो होगा हमारा वह 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन जो कहता है कि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10, 15 8 विशास जैसे हम लोग पढ़ते थे कि 130 बराबर में 15 गुना 8 प्लस 10 यह दिया हुआ। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, तो मोसो एक्स वाई, यदि 130 15 बराबर मोसो एक्स वाई हो तो एक्स वाई, तो एक्स वाई तो सीधी सी बात यहाँ से हो जाएगा, या 15x और यह क्या हो जाएगा 10 वाई का मान, तो 15 10 हम सीधी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका 15 फिर इसका जो है वह 10 निकल कर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पर
देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक है। तो परिमेयकरण गुणांक का मतलब बोलेगा, या हम लोग जैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल ही निकाल लेते हैं। परिमेयकरण गुणांक मतलब 125 का कारा 125 और 125 का हम तोड़ेंगे तो रूट अंदर में तो कितना आ जाएगा 25 25 25 125 3 5 आ जाएगा 5 रूट 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और यही जो होगा यह इसका परिमेयकरण गुणांक होगा। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह-अभाज्य है। ध्यान रखना पड़ेगा, इस बार अभी क्वेश्चन में सह-अभाज्य पूछा जा रहा है। कभी कभी क्या कह देगा कि सहभाज्य भी ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 9 16 15 20, यानी ए नंबर जो है वह क्या है 9 और 16, बी नंबर जो है वह 15 और 20 है, बी नंबर 15 और 20। सी नंबर देख लेते हैं कि सी नंबर ऑप्शन क्या है। यहीं से तो हमें आंसर निकल गया, तो आगे हमें ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सहअभाज्य का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसमें यानी किसी भी संख्या से, जैसे एक कॉमन संख्या जैसे यह देख लेते हैं 5 से भाग लग जाता है, तो ये क्या कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या। 5 तिया 15 5 चौक 20। इसी प्रकार से अन्य दो ऑप्शन में भी जो है वह अन्य दो ऑप्शन यदि देख लें तो ऑप्शन नंबर 21 और 84 है, इसमें भी जो है यह भाग लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है वह 13 और 65 है, तो 13 से लग जाएगा, 13 कम 13 13 25 65। तो ये तो दोनों क्या है सहअभाज्य संख्या, इसको या सहभाज्य संख्या इसको कह सकते हैं। ये दोनों सहभाज्य संख्या, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सहअभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ ये यदि देखें तो किसी भी एक संख्या को ले ले, चाहे हम 3 लेंगे तो 3 से 9 में भाग लग जाएगा, 16 में नहीं लगेगा। 2 या 4 या 8 ले तो 16 में लग जाएगा लेकिन 9 में नहीं लगेगा। तो इसीलिए वो ये हमारा ऑप्शन जो है वह ए हो जाएगा, और ये जो है सहअभाज्य संख्या हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए की तरफ जो है वह हमारा आंसर चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो बहुपद वाला चैप्टर में हम बता दिए थे कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद में, तो रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन तो ए हो जाएगा, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1। लेकिन कभी द्विघात बहुपद में पूछ देगा शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में 3, इससे ज़्यादा तो 10वां में नहीं पूछा जाता। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद x - 1 का शून्यक है। अब पूछा जा रहा है कि x - 1 का शून्यक, तो x - 1 बराबर में 0, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात हमारा आंसर जो है वह 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद क्या है। यहाँ से देखते हैं -4 और 7 दे दिया है, 2 शून्यक दिया हुआ, अल्फा -4 दिया हुआ है, बीटा 7 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र का प्रयोग अगले भी हम क्वेश्चन में देखेंगे तो प्रयोग होगा। तो यहाँ अल्फा दिया हुआ, अल्फा कितना 2 शून्यक कहा जा रहा है। 2 शून्यक क्या क्या दिया गया है वह हम देख लेते हैं फिर से एक बार। तो -4 और 7 दिया हुआ, यानी अल्फा -4 दिया हुआ, बीटा 7 दिया हुआ। तो द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फा का मान कितना है -4, बीटा का मान 7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी -4 गुना में 7, यह हो गया। अब x² यहाँ से माइनस, यहाँ से पहले ब्रैकेट के अंदर कम कर लेते हैं, 7 में से 4 घट जाएगा तो कितना 3 आ जाएगा, और 3 क्या होगा प्लस में, और उसको हम माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस में 3 गुना x तो 3x, और माइनस में क्या हो जाएगा 28। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट अगले मतलब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 16 देख लेते क्या है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो अभी जो क्वेश्चन सेम बताए हैं तो सेम क्वेश्चन तो वही है। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या दिया हुआ, इसमें अल्फा प्लस बीटा दे दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ। अल्फा प्लस बीटा जोड़ कर एक बार दे दिया है कि शून्यकों का योग कितना कुल मिलाकर यदि देखें तो शून्यकों का योग यहाँ
5 और गुणनफल 6 दिया हुआ है। सुना क्यों का योग कितना 5, गुणनफल कितना 6। तब उसके बाद कहता है द्विघात बहुपद, तो अभी हम तुरंत निकाले थे द्विघात बहुपद क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है, अल्फा प्लस बीटा, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा 5 है, चूंकि शून्यकों का योग दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा 6 है, तो द्विघात बहुपद का यह सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस में 5 इंटू एक्स 5x माइनस में हो जाएगा प्लस में 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, क्वेश्चन जो है वो है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 8, यानी क्वेश्चन नंबर जो है यह 17 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, कितना आसान क्वेश्चन दे दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाय सी का मान कितना 8, ए का मान 1, 8/1 यानी 8 जो है वो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर, कैसे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 यह था, इसमें कहता है अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय सी का मान कितना है 8 और ए का मान कितना होगा 1, 8/1 कितना 8 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। तो 18 नंबर एफ एक्स बराबर में 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 2, क्वेश्चन नंबर 18 एफ एक्स बराबर में 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 2, क्लियर है। क्वेश्चन क्या है 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 2, कहता है f माइनस 1 का मान ज्ञात करने के लिए। तो कितना आसान है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या कर लेंगे -1 डाल लेंगे, 3 इंटू माइनस में 1 का स्क्वायर माइनस में 7 गुना में क्या हो जाएगा माइनस में 1 प्लस में 2, यहाँ से तो 3 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 प्लस में 2, 7 3 10 2 कितना 12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य, कितना आसान तो क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर बराबर में 3, एक्स बराबर में रूट अंदर 3, तो एक्स बराबर में क्या हो जाएगा प्लस माइनस में √3, यानी एक बार √3 प्लस में और एक बार √3 माइनस में, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता था एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0, इधर माइनस में 3 था, इधर आएगा तो प्लस में 3, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट यानी 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो प्लस माइनस √3, अर्थात एक बार √3 प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्न में से कौन 6x माइनस 2y बराबर में 0, 6x माइनस 2y बराबर में 0, यह समीकरण 1 है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है 10x प्लस 2y बराबर 32, 10x प्लस में 2y बराबर में 32, यह समीकरण 2 है। तो इसमें कहता का हल है, एगो पहला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन देख लेते हैं, ए बराबर में यानी ए नंबर x बराबर में 6 y बराबर में 6, बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। बी नंबर ऑप्शन जो है x 2 y 6, x 2 y 6, और सी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जो है वह क्या दिया हुआ है x 6 y 2, x 6 y 2, और डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है x का मान भी 2 दिया हुआ है और y का भी मान 2 दिया है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, हम बारी बारी से पहले देखते हैं। x 6 y 6 हल करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं, हमें इतना नहीं जाना अंदर की हल करें, विलोपन विधि से हल करें तब लिखे, बहुत समय लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसे इसको हम हल करेंगे। तो x का मान कितना 6, y का मान 6, यहाँ से डालते हैं 6 36 में से 12 कभी नहीं होगा, पहला ऑप्शन खत्म है। दूसरा देख लेते हैं x का मान 2 तो 6 दूनी 12, y का मान फिर 6 दूनी 12, 12 में से 12 घर जाएगा 0, पहला समीकरण को संतुष्ट कर रहा है बी नंबर। दूसरा समीकरण को देख लेते हैं x का मान 2 तो यहाँ से 2 तो 10 दूनी 20, y का मान 6 तो 6 दूनी 12, 20 12 32, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो बी के साथ चला जाएगा, यानी आंसर जो होगा वो बी होगा। कितना आसान है, इस तरीका से हम डायरेक्ट मान रख करके हल कर लेंगे।
चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें सिर्फ रंगने का नंबर मिलता है, यह नहीं कि हल करने का नंबर मिलता है, इसलिए हम सही सही रंगेंगे, बस इतना काफ़ी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है कि 4x + 4y बराबर में 6। 4x प्लस में क्वेश्चन नंबर 21, 4x + 4y बराबर में 6, यह समीकरण फर्स्ट है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है यानी समीकरण, वह क्या है, 4x + py बराबर में 6 दिया हुआ है। 4x प्लस में py बराबर में 6, और दूसरा समीकरण जो है वह 12x + 9y बराबर 15। 12x प्लस में 9y बराबर में 15 समीकरण सेकंड है। तब उसके बाद क्या कहता है कि समांतर है तो p का मान क्या होगा। समांतर के लिए बताए थे, समांतर के लिए क्या होता है कि a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। समांतर के लिए मतलब क्या हो जाएगा कि समांतर के लिए a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 नहीं होगा, यह तब जाकर क्या होगा, समांतर होगा, अर्थात एक भी उसका हल नहीं होगा। कब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं 4 तिया 12 3 बार, तो यहाँ से किस में इससे गुना करें कि 9 हो जाएगा, तो 3 तिया 9, तो p का मान क्या हो जाएगा, p का मान 3 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो p का मान कितना निकल कर आ जाएगा 3, और यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें हल करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए 4 तिया 12, तो कितना तिया 9 होगा, तो 3 तिया 9 होगा, तो p का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही था हमारा क्वेश्चन और आंसर क्या है, x + 2y बराबर में 3, 5x + ky बराबर में 15। इस तरीका से ये जो है ये क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन डाउटफुल जरूर लग रहा है। यदि हम इसको इस तरीका से लिखें तो इससे हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस में 2ky तो लिख सकते हैं, 2ky बराबर में 15। इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ky और ky जो है वह 15 आ जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को अभी नज़रअंदाज करके इस समीकरण को इससे चल रहे, तो अनगिनत क्या कहता है कि क्वेश्चन अनगिनत हल के लिए k का मान क्या होगा। तो अनगिनत हल के लिए हमें पता है क्या होता है, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। अनगिनत हल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2। तो यहाँ इसका a1 x का आगे में कुछ नहीं तो 1/5, इसके आगे में b का मान b1 का मान 2, इसके आगे में b2 का मान 2 के 2 कट जाएगा, के बराबर में कितना निकल कर आ जाएगा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इस तरीका से इस किताब के आधार पर देखें तो इस किताब के आधार पर तो 5 भी ऑप्शन है, लेकिन आंसर जो दिया हुआ है वह 10 दिया हुआ है। आंसर इसमें कितना दिया हुआ है, वह 10 दिया हुआ है। एक बार हम फिर से इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर 10 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल इस नियम के आधार पर क्या गलत है, इस नियम के आधार पर क्या है, गलत है। इस नियम के आधार पर 5 ही आंसर आएगा। अब यह 10 कैसे पूरा आया है वो हम देख लेते हैं। अब इस एक ky को मिटा देंगे, एक ky को मिटा देंगे, तब क्या करेंगे, 1/5 इसका यानी a1/a2 बराबर b1/b2 यानी 2/k। अब k बराबर 5 दूनी 10। तो अब आप लोग खुद ब खुद समझ गए होंगे कि कौन सा आंसर होगा। इस आधार पर चले, अपने आधार से एक ky को काट दें, तब आंसर हमारा 10 जो है वही हमारा सही आंसर आ जाएगा। लेकिन इस आधार पर यदि ky चले तो 2ky हो जाएगा, और इस आधार पर आंसर जो है वह 5 चला आएगा। तो अब आप खुद ब खुद आंसर जो है वो अंदाज लगा सकते हैं कि k या तो 5 भी हो जाएगा या 10 भी हो जाएगा। जब 2ky रहेगा तो 5 हो जाएगा, और सिर्फ जब ky रहेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 होगा। अभी आंसर 10 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक ky इसमें गलती से प्रिंट हो गया होगा, इसीलिए वह छाप दिया। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है ऑप्शन इसका कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, यह हमें बताना है। तो द्विघात समीकरण का मतलब वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2। वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2, उसको हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। तो इसमें देखना है कि हमें द्विघात समीकरण कौन है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से पावर 3 वाला है, इसको भी हम हल करेंगे तो x + a × x + b यानी x² - 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, बराबर में x² - 4x³
क्यू, यानी पावर 3 वाला रह ही जाएगा। अधिकतम घात 3 है, इसलिए क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर बी तो ही हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यह कहीं कटने वाला है भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से, अब हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी छोड़कर हम ऑप्शन नंबर सी को भी हल करेंगे, तब भी हल करने के बाद जो है यहाँ से द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ से 2x स्क्वायर जब गुना करेंगे तो इधर प्लस में आ जाएगा, इधर भी प्लस में ही है, या दोनों कट जाएगा 2x स्क्वायर से, तो यह क्वेश्चन होगा नहीं। और नीचे में जो ही हम 2x स्क्वायर से हम 4x स्क्वायर को गुना करेंगे, यहाँ से भिन्न को जोड़ लेने के बाद यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोनमा कोन में गुना करेंगे तो 8x³ हो जाएगा, जो कि द्विघात समीकरण जो है यह नहीं होगा। द्विघात समीकरण मतलब वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें अधिकतम घात सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में जो है 2 मिल रहा है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर में 0, पी बराबर नहीं 0 के लिए मूल है। मूल मतलब हम लोग जो सूत्र पढ़े थे, सूत्र क्या पढ़े थे, द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बराबर में या बीटा बराबर निकाल लेते थे, या एक्स बराबर निकाल लेते थे। एक्स बराबर में क्या निकाल लेते थे, एक्स बराबर में -b प्लस माइनस √d/2a, यही क्या था, x बराबर, अर्थात इसके मूल जो है वह हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। इस बार बदल लिया है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर दे दिया है, पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर दे दिया है। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से तो x बराबर में क्या होगा, मूल -b, b के जगह पर क्या है, q, b के जगह पर क्या है, q, तो -q, उसके बाद प्लस माइनस अब d, तो d बराबर में क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर में क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो q का स्क्वायर -4, a का मान कितना है, तो p, और उसके बाद d बराबर में क्या होता है, यहाँ से लिख ही देते हैं, b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b के जगह पर कितना था, q, तो q का स्क्वायर -4, a के जगह पर p, और bac, c के जगह पर r है। तो उसके बाद x बराबर -b प्लस माइनस में √d, के जगह पर क्यू स्क्वायर माइनस, यानी अभी क्यू था इसीलिए, लेकिन सूत्र जो होता है वह बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बटा में 2a, 2 गुना a के जगह पर क्या है, p, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से यह आंसर क्लियर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर जो है यह 24 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। क्या कहता है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर में 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात जो है, यही अभी डी निकालना है। डी बराबर में जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac से जो है हमें हल करना है। बस हो गया डी का मान। अभी हम तीनों शर्त पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है, 6x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1, 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ए कितना है 6, बी कितना 6, सी कितना 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, अचर पद सी। डी निकाल लेते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 6, ए का मान कितना है 6, सी का मान कितना 1 गुना में 1। अब यहाँ से देखते हैं 6 का स्क्वायर 36, 6 चौक 24, 36 में से 24 घट जाएगा कितना 12, 24 2 26 10 36 12। अब 12 किस में आया प्लस में, 12 किस में आया प्लस में। तो d के मान के लिए हमें 3 शर्त याद रखना पड़ेगा। जब d बराबर में 0 तो इसके मूलों की प्रकृति जो होगी अर्थात मूल जो होगा ये इसके 2 बराबर जो है, d बराबर में जब 0 आ जाएगा तो इसके वास्तविक तो मूल होंगे ही, लेकिन दोनों का मान क्या होगा बराबर निकल जाएगा। जब d बड़ा होगा 0 से अर्थात d का मान जब प्लस में आ जाएगा जैसे अभी आया है, तो इसके में 2 मतलब यह कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न मूल, वास्तविक तो होंगे ही लेकिन भिन्न भिन्न मूल होंगे। क्लियर हो गया। अभी हमारा आंसर क्या होगा कि इसके 2 वास्तविक हुआ भिन्न भिन्न मूल होंगे। लेकिन d का मान जब 0 से छोटा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तब इसमें शून्यकों की संख्या कुछ नहीं होगी, अर्थात इसका शून्यक नहीं निकलेगा, इसके मूलों की अस्तित्व नहीं होगी। लेकिन जब हम इसको 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे तब उसके बाद हमें हल करना होगा। अभी इसमें मूलों की प्रकृति नहीं होगी। यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। किस में, जब d का मान 0 से छोटा होगा।
होगा। इसमें डी का मान प्लस में आ रहा है, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व है, अर्थात इसके दो वास्तविक मूल हैं और वही मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो है वह 25 जो है वह हम पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर आगे जो है 26 से इसके बाद वाले क्वेश्चन जो भी सेट होगा इसको हम नेक्स्ट अगले क्लास में सॉल्व कर लेंगे। बस आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में।